नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। नेताओं ने कहा कि गांव और पंचायतों में काम करने वाले प्रतिनिधि केवल जनसेवा ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा कि इन जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ही ग्रामीण विकास को नई दिशा और गति मिल रही है। और पीएम मोदी ने संस्कृत श्लोक का भी उल्लेख करते हुए बताया कि शासक का सुख जनता के सुख में और उसका हित जनता के हित में निहित होता है। उन्होंने सभी से जनता की भलाई को सर्वोपरि रखने और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की भी अपील की है। तो आज पंचायती राज दिवस, पीएम मोदी, गृह मंत्री का संदेश, पंचायतों मजबूत लोकतंत्र का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे ही कुछ तस्वीरें साझा की, जहां पर उन्होंने बताया कि उन्होंने इस महान नदी के सौंदर्य को कैमरे में कैद करने का प्रयास किया। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु की नजदीकी झलक भी साझा की है। उन्होंने लिखा कि हुगली नदी के किनारे का दृश्य अत्यंत मनमोहक है और ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। टिहरी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई और कहा कि ये समय बेहद प्रेरणादायक है और इसके साथ ही पीड़ादायक ये समय बताया पीएम ने। और साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि घायलों के इलाज और सहायता में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। तो टिहरी हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। पीड़ितों के लिए राहत राशि का भी ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 2-2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों के बेहतर इलाज के भी निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली में एग्रीटेक इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्य के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शामिल हुए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और निवेश को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में कृषि से जुड़ी नई तकनीकों, स्टार्टअप और डिजिटल खेती पर चर्चा की गई। इस दौरान ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीक और निवेश बेहतर जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने निजी और सार्वजनिक निवेश को मिलाकर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को तकनीक से जोड़ने और नई योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भी बात कही है। और कार्यक्रम कृषि विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के हित में केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इस साल राज्य में गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ गया है, लगभग 2 गुना होने की स्थिति में है। और इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं खरीद का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र ने स्वीकार करते हुए 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन भी कर दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और निर्यात की समस्याओं के बावजूद सरकार किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया है कि 22 लाख मीट्रिक टन का अतिरिक्त ऑर्डर भी मिला है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे घबराए नहीं और सरकार हर संभव सहायता देगी, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी।
मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार उनके उपार्जन के काम में लगी है। ये बात सही है कि हमारे किसान के इस साल की फसल बहुत बम्पर उत्पादन हुआ है। ऐसे में उपार्जन के लिए पिछली बार से भी 3 लाख मीट्रिक टन की हमको अनुमति ज्यादा मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ उत्पादन लगभग डबल हुआ है। ऐसे में वैश्विक परिस्थिति भी चुनौती वाली है। जब गेहूं का निर्यात पे भी संकट है, कई बार जूट और कई प्रकार के बोरे के लिए भी दिक्कत है, और पिछली बार का भंडारण भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, सबसे भी निवेदन किया और उसका परिणाम रहा कि आज लगभग 22 लाख मीट्रिक टन का नया ऑर्डर हमको और मिला है, जो अब लगभग 100 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं का उपार्जन करेंगे। ये प्रदेश के अंदर किसान हितैषी सरकार है। हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी और हम सब ने हम अपने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता भी बताते हैं कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा, कोई किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। ये किसान हितैषी सरकार है, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है और क्रमशः सबका उपार्जन, और उनको जैसे बीते समय में हमने सोयाबीन में आवश्यकता पड़ी तो भावांतर भी दिया है, लेकिन किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पहले भी सिद्ध हुई और अभी भी रहेगी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत टैक्सी ऐप को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब तक ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को विदेशी ऐप्स पर भारी कमीशन और सब्सक्रिप्शन भी फीस जो देनी पड़ती थी, जिससे कि उनकी कमाई प्रभावित होती। लेकिन नई सरकार की पहल के तहत लॉन्च किए गए भारत टैक्सी ऐप से ड्राइवरों को सीधा लाभ मिलेगा और इस ऐप में 0 कमीशन और कोई भी सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं रखा गया है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। यात्रियों को भी किफायती और तय किराए का सेवा मिलेगा और मंत्री ने यह भी बताया कि ड्राइवरों को 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा कवर भी मिलेगा और वाहन अपग्रेड के लिए मुद्रा लोन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनको आज के दिन विदेशी ऐप्स इस्तेमाल करके अपना कारोबार बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें बड़ी भारी कमीशन लगती है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगते हैं। उसके सामने सहकारिता विभाग ने एक ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स का कोऑपरेटिव बनाया, जो भारत टैक्सी ऐप के माध्यम से जनता को भी सेवा देगा, सही किफायती दाम पर, जो सही दाम जो फेयर है, ऑथराइज फेयर, इसमें लोगों को यातायात करने की सुविधा देगा और हमारे सभी ऑटो रिक्शा चालक या टैक्सी ड्राइवर्स को बिना कोई कमीशन, 0 कमीशन पर और बिना कोई सब्सक्रिप्शन फी उनको इस ऐप के साथ जोड़ेगा। जीवन भर के लिए उनको 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी मुफ्त में मिलेगी। साथ ही साथ मुद्रा लोन के माध्यम से उनको अपनी टैक्सी ऑटो रिक्शा को नया बनाना हो, उनको अपनी टैक्सी ऑटो रिक्शा की आधुनिकीकरण करना हो, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाना हो, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। ऐसे अलग अलग माध्यम से ये भारत टैक्सी सभी टैक्सी ड्राइवर और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सेवा भाव से उनकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगा और ग्राहकों को ईमानदार व्यवस्था से सुविधा। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर आज बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ में प्रदर्शन। प्रदेश भर का कार्यक्रम बीजेपी ने किया तय और इसके साथ कई संगठनों की महिलाएं करेंगी शिरकत। तो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में आयोजित किया गया है और बीजेपी ने पूरे राज्य में इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय कर दी है, जिससे कि अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में महिला संगठन भी शामिल हो रहे हैं।
कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि ये प्रदर्शन महिलाओं से जुड़े मुद्दों और सरकार की नीतियों को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। वहीं पर कई स्थानों पर रैलियां और सभाएं भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर महिला कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए अपने विचार रख रही है। सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचा रही है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की ओर से, क्या अपडेट है फिलहाल, किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल समान, जिस तरीके से कांग्रेस ने संसद में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो है उसके खिलाफ वोटिंग की है और वो अधिनियम कहीं न कहीं पास नहीं हो पाया है, उसकी वजह से आज उत्तराखंड में प्रदेश व्यापी जो प्रदर्शन है महिला जो कार्यकर्ता हैं भाजपा की वो करने जा रही है और वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और पूरे राज्य में भाजपा की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह जो है बड़ी संख्या में प्रदर्शन करेंगे, जिसमें भाजपा से जुड़े सभी जो है महिला संगठन इसमें शामिल हैं और ये कार्यकर्ता जो है महिलाओं से जुड़े मुद्दे और सरकार की नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और सुमन, आपको बता दें कि 28 अप्रैल को बाकायदा उत्तराखंड में एक दिवसीय जो सदन जो विधानसभा का एक सत्र जो है एक दिवसीय सत्र बुलाया गया है और वो इसमें भी इसी को लेकर के चर्चा की जाएगी। कहीं न कहीं बीजेपी साफ तौर पर ये कहना चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सीधे तौर पर महिलाओं की विरोधी है और जो महिलाओं के समर्थन में जो नारी शक्ति अधिनियम जो ये बंधन अधिनियम जो लागू किया जाना था उसका विरोध कर रही है और फिर इसके कारण जो है कहीं न कहीं जो महिलाओं को बेहतर सुविधा जो है भाजपा के द्वारा दिए जाने के जो बनाया जा रहा था उसका सीधे तौर पर विरोध कर रही है। तो इसी को लेकर के उत्तराखंड के पूरे जो जनपद हैं सभी मुख्यालय स्तर पर जो है जगह जगह जो जितने भी जो महिला संगठन भाजपा से जुड़े हैं वो प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो ये प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र हो सकता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम अभी से कर दिए गए हैं। वहीं पर अलग अलग जगह से लोग आ सकते हैं, अलग अलग जगह से महिलाएं आ सकती हैं, ऐसी कोई अपडेट सामने आ रही? बिल्कुल, सभी जो है जो महिलाएं भाजपा से जुड़ी है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह से आ रहे हैं और सुरक्षा की भी कहीं न कहीं व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि वैसे तो उत्तराखंड में भाजपा की ही सरकार है, तो ऐसे में जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी कम ही जो है प्रदर्शन करती है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं मुद्दा बिल्कुल उलट है और विपक्ष के खिलाफ जो है सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक अनूठा प्रदर्शन एक तरह से ये होने जा रहा है। कहीं न कहीं भाजपा ये जनता तक जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं की विरोधी है और वो महिलाओं से संबंधित विधेयक को पास नहीं होने देना चाहती है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नई टोकन व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब भक्तों को निर्धारित समय और स्लॉट के अनुसार दर्शन मिलेंगे और गर्भगृह में प्रवेश भी पहले से तय समय स्लॉट के आधार पर ही होगा, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, सभी श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन मिल सके और भीड़ प्रबंधन के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं। प्रशासन का मुख्य फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर है। साथ ही यात्रा को बेहतर यहां पर करने के लिए लगातार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ये व्यवस्था पूरी यात्रा को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए की गई है। दिल्ली के करोल बाग और सेंट्रल दिल्ली के फेज रोड इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने अचानक से गोलीबारी की, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी मच गई और इस फायरिंग में एक शख्स के घायल होने की भी सूचना है।
हालांकि अभी उसकी पहचान और हालत की पुष्टि नहीं हो सकी है और घटना के बाद से मौके पर स्थानीय लोग भी जमा हो गए। तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं पर शुरुआती जांच, हमलावरों की तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से 2 युवकों तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है और दोनों पर आरोप है कि वे पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई एजेंट के संपर्क में थे। भारत में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और जांच में यह भी पता चला कि तुषार इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद भट्टी और आबिद जट जैसे अपराधियों से जुड़ा था और उसे रैकी और ग्रेनेड हमले का भी टास्क दिया गया था। समीर को बताया यह भी गया कि TIH नेटवर्क फैलाने और नए युवाओं को जोड़ने का काम मिला था और पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, कारतूस, चाकू, मोबाइल बरामद किया है। दोनों को पैसे और विदेश भेजने का लालच भी दिया गया था। एटीएस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, आतंकी साजिश का भंडाफोड़ देखने को मिल रहा है। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए सुमन, 2 जो आरोपी हैं वो आईएसआई के हैंडलर बताए जा रहे थे और लगातार जो पाकिस्तानी जो गैंगस्टर है उनके संपर्क में थे। उनको कल नोएडा एटीएस ने, यूपी एटीएस ने नोएडा से उनको गिरफ्तार किए हैं लगातार, जिससे सघन जो पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। जो दोनों युवक हैं उनकी पहचान तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान जो कि बागपत के मेरठ के निवासी हैं और जो दूसरे समीर खान जो कि दिल्ली के निवासी हैं। तो लगातार उनको कल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो शुरुआती पूछताछ है उसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि वो आईएसआई के हैंडलर के संपर्क में थे और लगातार भारत को लगातार जिस तरीके से जो भारत के युवा हैं उनको कट्टरपंथी बनाने के लिए लगातार जो स्लीपर सेल हैं वो तैयार भी कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्यवाही है यूपी एटीएस ने की है और जिस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है, कहीं ना कहीं यूपी एटीएस लगातार इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और कहीं ना कहीं उनके जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे इंस्टाग्राम की बात की जाए या तमाम जगहों की बात की जाए, तो वहां पर लगातार निगरानी की जा रही थी। और उसके बाद कल यूपी एटीएस ने नोएडा से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास फिलहाल 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो साफ तौर पर पाकिस्तानी जो हैंडलर थे उनके संपर्क में थे। इससे पहले भी एक बड़ी वारदात उन्होंने की थी। एक व्यक्ति को उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो हैंडलर थे उनके साथ वो संपर्क में थे। दोनों ही जो युवकों की बात की जाए, खासकर समीर खान जो कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े जो प्रचार का काम उनको सौंपा गया था, लगातार वो जो काम था वो सोशल मीडिया अकाउंट में और कहीं ना कहीं दीवारों पर संगठन के नाम से जो उनका जो प्रचार सामग्री है वो लगातार चिपकाता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि किस तरीके से पाकिस्तानी हैंडलर्स लगातार स्लीपर सेल्स के द्वारा भारत में एक्टिव है। और यूपी एटीएस ने उनके खिलाफ कई जो संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया है। साथ ही साथ BNS आर्म्स एक्ट और UPPA के जो धाराएं हैं उनके फिलहाल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उनसे जुड़े अन्य लोग हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है और लगातार पूछताछ है वो भी यूपी एटीएस कर रही है कि और कौन कौन से लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं और किस तरीके से लगातार ये जो संगठन है और जो ये समीर खान और तुषार ये कितने समय से पाकिस्तानी जो हैंडलर्स उनके संपर्क में थे और किस तरीके से ये पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम देने की जो प्रयास है वो किस तरीके से किया जाता है। सुमन, बिल्कुल अमन, अगर देखा जाए तो ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, इसके बारे में अगर देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, तो क्या लगता है?
हाँ देखिए, साफ तौर पर एक बड़ा हैंडलर है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से संपर्क की बात की जाए तो लगातार ये दोनों ही जो युवक हैं वो लगातार पाकिस्तानी जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में थे, और लगातार जो भारत के जो विरोध में लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव होकर के काम भी कर रहे थे। जिस तरीके से उनकी कट्टरपंथी जो पोस्ट की बात अगर की जाए, इंस्टाग्राम अकाउंट पे यूपीएटीएस ने तमाम चीजों को भी साक्ष्य के रूप में रखा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से और किस तरीके से लोग इस पे जुड़े हुए थे, किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे थे, इस पर भी लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है यूपीएटीएस की तरफ से। यूपीएटीएस लगातार उन दोनों जो आरोपी हैं उनसे लगातार प्रयास कर रही है कि उन दोनों आरोपियों से और भी कितने लोग स्लीपर सेल्स के काम पूरे भारत में कर रहे हैं, कहां कहां पे लोग और जुड़े हुए हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं जो यूपीएटीएस है वो लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरीके से जो भंडाफोड़ है वो किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं वो लगातार जो इस तरीके के जो युवक है वो लगातार भारत में संचालित करते हैं, जिसके कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो संकट है भारत के ऊपर वो लगातार बना देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर यूपीएटीएस ने एक बड़ी जो नकेल है वो कसी है, और कहीं ना कहीं इस तरीके के युवकों से जो लगातार प्रयास है और चीजों निकालने का, तो वो कहीं ना कहीं यूपीएटीएस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लखनऊ में उत्तर जोन का क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कृषि मंत्री, अधिकारी, वैज्ञानिक और एफपीओ और इसके साथ प्रगतिशील लोगों ने भाग लिया है। और बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दलहन तिलहन मिशन और बागवानी और डिजिटल कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार से चर्चा भी की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। साथ ही उर्वरक की उपलब्धता, संतुलित उपयोग और कालाबाजारी पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। तो कृषि सम्मेलन मंच पर अपना स्थान लें और हमें अनुग्रहित करें, जहां पर विभिन्न 9 राज्यों से पधारे हमारे कृषि मंत्रीगण आज इस सम्मेलन का हिस्सा, और उनकी प्रतिभागिता और आशीर्वाद से निश्चित ही यह सम्मेलन एक अलग ऊंचाई और आयाम लेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर अपना स्थान लेकर हमें अनुग्रहित करें। हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार हम किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करूंगी माननीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी तथा समस्त गणमान्य अतिथियों से कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धार्थम। तो लखनऊ में उत्तर जोन का क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कृषि मंत्री, अधिकारी, वैज्ञानिक और एफपीओ और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। और बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड, दलहन तिलहन मिशन, बागवानी और डिजिटल कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया है विस्तार से। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। साथ ही उर्वरक की उपलब्धता, संतुलित उपयोग और कालाबाजारी पर नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।
राजस्थान के चूरू में एक एसयूवी की डंपर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद वाहन में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एसयूवी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।